हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। ऑनलाइन शिक्षण 2.0 आपका चैनल है, आपका अपना चैनल। इसे ध्यान से, आज का जो वीडियो है कुछ खास होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत शानदार तरीके से एक बजटी भाषण के थ्रू बेटा बजट तैयार की हुई है, जो कि काफ़ी खतरनाक तरीके से देखेंगे इसका हम लोग कितना इसमें राजकोषीय स्थिति इसकी क्या रही, राजकोषीय घाटा क्या रहा, आखिर इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं। एक सबसे बड़ा चेंज यह हुआ है कि यह जो इस बार का बजटी भाषण है बेटा, जो इस बार का बजट है आपका 2021-22 का, यह बिल्कुल पेपरलेस रहा है। यानी कि डिजिटल तरीके से इसे कहा जाता है कि मतलब एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया यह भाषण। दोस्तों, यह हर साल इस बार जो है करंट के तौर पे इसे देखा जाएगा, लेकिन आने वाले समयों में से एक तरह से जीके के तौर पे देखा जाएगा। यह पूछा जाएगा कि आपसे वह वर्ष बताइए जिस वर्ष पहली बार डिजिटल तरीके से बजट पेश किया गया। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें एक और चेंजेस हुए हैं, जो हमारे वित्त मंत्री या होते थे जिस समय आपका हलवा सेरेमनी होती है। जैसा कि आपको पता है, जब वित्त बजट प्रदर्शित किया जाता है, उस समय दिखाया जाता है, उसके कुछ घंटों पहले, कुछ समय पहले सारे जितने वहाँ पे मंत्रीगण होते हैं उनको एक रूम में बुलाया जाता है और वित्त मंत्री जी हमारी हलवा सेरेमनी करती हैं। और उस समय उनके पास कोई भी उपकरण नहीं होता है, डिजिटल उपकरण, वह सब बाहर होता है, जिससे कि वह खुलासा करने से पहले बजट का यह ना हो कि खुलासा करने वाली हो तब तक इधर पता चले कि कोई और बता दिया। तो ये सब सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए यह सारी चीज़ें हलवा सेरेमनी के अंतर्गत आती हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और चेंज हुआ है इस बार के भाषण में बेटा। एक चीज़ चेंज हमको देखने को मिला है हम लोग को, कि जो हमारा सूटकेस था, जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था सूटकेस, वह इस बार खत्म करके एक लेखा के नाम से, एक लेखा जोखा, जैसे हमारे यहाँ के शेयर धारक होते हैं, जैसे कह लीजिए जो हमारे यहाँ के साहूकार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना एक तरह से कुछ बजट के तौर पे, कुछ लिफाफे के तौर पे बनाते हैं, उसको कह लीजिए रक्षा से हुआ या फिर कुछ चमकीले पदार्थ से रेड कपड़े में लपेट कर उसे बांध देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना एक तरह से पोर्टल तैयार कर कर उस पर भारत का कह लीजिए कि उनका भारत का कह लीजिए कि उसमें चित्र था भारत का, जो हम लोग भारत जो यहाँ से हम लोग अशोक स्तंभ से लिए गए हैं, उसका एक तरह से वहाँ पे स्तंभ पूरा दिखाया गया है भारत का, जो हमारा भारत का चित्र है, भारत का जो सूचक है, उसके थ्रू मतलब पूरा एक तरह से बजट तैयार करके लिफाफे के तौर पे उनके हाथ में था। आज हम पूरे खुलासा करेंगे उसके बारे में, और आप ध्यान से देखिए, लास्ट तक बने रहिए। पहले कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि जो इस साल हमारे देखने को मिला है इस बजटीय भाषण के साथ, वह क्या है जो हमें हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है हमसे। तो इस बात को बात करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे राजकोषीय स्थिति क्या रही भारत की, पिछले साल कितनी रही, क्या बढ़ोतरी हुआ है, इसके बाद राजकोषीय घाटा क्या रहा, मतलब फिजिकल डेफिसिट क्या रहा भारत का। इसके बाद देखेंगे भारत की आकस्मिक निधि में कितने पैसे हैं जो इस बार बढ़ाए गए हैं पिछले बार से, कोरोना को देखते हुए, ठीक है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कुछ काम किए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कितना बजट तैयार किया गया है, कितने पेशकश किया गया है उनके लिए, वो भी देखेंगे। इसके बाद हम पोषण और जल आपूर्ति पे देखेंगे। सड़क परिवहन के लिए देखेंगे कितना लॉन्च, कितने पैसे के लिए कह लीजिए कि बजट तैयार किया गया, उनके लिए कितने घोषणा की गई, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, इतने रेलवे पर खर्च होगा, इतना हमारा रेलवे परिवहन पे खर्च होगा, इतना जल या फिर नौ संचालन के लिए खर्च होगा। ये सारी बातें हम करेंगे, जो मुद्दा है वही बात करेंगे, क्योंकि जो आपका बजट है बेटा वह 90 पेज का है। 90 पेज का मतलब काफ़ी लंबा समय खिंच जाएगा। इससे अच्छा है कि हम आपको वही बताएं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बस। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब पहले कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारे 18 जो सबसे पहले बजट पेश हुआ था भारत में, जेम्स विलियमसन, जेम्स क्या नाम था, जेम्स विल्सन ने बेटा लाया था। जेम्स विल्सन ने कब लाया था बेटा, 1860 में। और इनको बोला जाता है भारतीय बजट के पितामह के नाम से इनको जाना जाता है। भारत में बजट लाने वाले यही हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है भारतीय बजट के जन्मदाता या फिर पितामह। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है आजाद भारत में पहला बजट कब पेश हुआ था, तो बताएंगे 26 नवंबर
26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत में सबसे पहले बजट पेश हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाता है अविभाजित भारत में सबसे पहले बजट कब पेश हुआ था, तो बताएंगे बेटा 1946 में। 1946 में पेश हुआ था, क्योंकि अविभाजित का मतलब यह हुआ जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था भारत से, उस समय अविभाज्य भारत था। लेकिन बाद में विभाजित हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं आज़ाद भारत, यानी कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बजट कब पेश हुआ था, तो बताएंगे 26 नवंबर 1947 को। और इस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे, तो बताएंगे बेटा आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी, याद रखेंगे। एक मिनट हम पेन चेंज कर लेते हैं। आर के षणमुखम शेट्टी बता देंगे, ठीक है ना। आर के षणमुखम शेट्टी इस समय भी यह वाला बजट भी पेश किए थे और यह वाला भी बजट पेश किए थे। एक बात और करते हैं बिल्कुल धांसू तरीके से, जो आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछेगा, ड्रेन थ्योरी। आपने पढ़ा होगा ड्रेन थ्योरी, जिसको दादा भाई नौरोजी जी लाए थे बेटा। पूछा जाता है सबसे पहला जो आकलन किया गया था हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय का, वो कौन किया था, तो बता देंगे 1867 में, 1867 में दादा भाई नौरोजी, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसे दादा भाई नौरोजी के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया था दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझ रहे हैं कि एक आदमी का हिसाब से 20 रुपए हमारे भारत में है। अब तो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 30 से 35 या फिर 60 हज़ार के आसपास में है ना। तो बता देंगे 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय भारत को, मतलब यह बताए थे सबसे पहले, यह आकलन किए थे दादा भाई नौरोजी जी। इन्हीं को बोला जाता है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यही जो इनका प्रारूप जो तैयार किए थे, इसे बोला जाता है ड्रेन थ्योरी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत। ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए बजट क्या था बेटा। बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन 7 अप्रैल 1860। यह हमने आपको बता दिया, किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, जिसे हम बोलते हैं भारतीय बजट का जन्मदाता, ठीक है, याद रखेंगे। अब पहला बजट याद रखेंगे 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा लाया गया था, यह चीज़ याद रखेंगे। उस समय अगर देखा जाए टोटल रिवेन्यू कितना था भारत का, टोटल रिवेन्यूज की बात करें बेटा, जैसे हम लोग देखते हैं हर साल, अभी आज देखेंगे आप, आज वाले जो 2021 और 22 का हमारा बजटीय भाषण है, उसमें टोटल रिवेन्यू जो भारत का है 34.50 लाख करोड़ रुपए, है ना। लेकिन उस समय जब पहला बजट आपका लाया गया था, तो उस समय टोटल रिवेन्यू कितना था भारत का, तो बता देंगे कितना था बेटा, 171.15 करोड़, सिर्फ इतना रुपए था, इतना रुपए, याद रखेंगे, इतना रुपए। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो 34.50 लाख करोड़, इस समय केवल इतना करोड़ था, और अब देखा जाए तो 34.50 लाख करोड़ है। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अगर बोला जाए टोटल डेफिसिएट, टोटल फिजिकल डेफिसिएट भारत का कितना था, फिजिकल डेफिसिएट का मतलब हो गया कि आपका राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब यह होता है कि जितनी कमाई ना हो आपका, उतना व्यय कर दें आप, मतलब आय से ज़्यादा व्यय हो जाता है जब, उसे बोलते हैं टोटल डेफिसिएट, ठीक है। डेफिसिएट, फिजिकल डेफिसिएट होना चाहिए भारत का, क्योंकि होगा तभी तो हम कुछ चीज़ें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम खड़ा कर सकते हैं। इस वजह से फिजिकल डेफिसिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। राजकोषीय घाटा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, मतलब एक लिमिट होती है। तो उस स्तर पर भारत का हुआ है। तो सबसे पहली बार जब बजट पेश किया गया था, तो उस समय फिजिकल डेफिसिएट भारत का कितना था, तो बताएंगे 24.59 करोड़ रुपए, इतना था बेटा, इतना था, इतना फिजिकल डेफिसिएट था, याद रखेंगे, ठीक है। अब बजट 2021-22 जो आया है, हम आपको बता दिए पहले, यह पूरी तरीके से, मतलब यह प्रिंट नहीं किया गया, इतना मान लीजिए, यह परंपरा ही खत्म कर दिया गया। जब यह बिल्कुल पेपरलेस है बेटा, इसका फैसला किया गया, यानी पूरी तरह से यह पेपरलेस कर दिया गया, छपाई नहीं होगी भाई। यह बजट के इतिहास में पहली बार हुआ है, इस वजह से आप इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। सोमवार की सुबह, सोमवार यानी कि मंडे को सुबह वित्त मंत्री के हाथ में बही खाता की जगह हम लोग टैबलेट को देखें। जब टैबलेट को देखे तो अचानक से सबकी आंखें दंग रह गई, अरे यह क्या हो गया। जो लाल रंग का सूटकेस था हमारा, वह कहाँ गया, जिसमें बजट आता था, जिसमें हम लोग एक तरह से इतिहास रचा करते थे। परंपरा चलता था कि हम सूटकेस लेकर जब आएंगे हमारे वित्त मंत्री, तभी हम लोग समझेंगे कि बजट लेकर तैयार होके, मतलब बजट तैयार होके आ रहा है। लेकिन यह परंपरा खत्म हुआ। हम लोग पहली बार देखे क्या, हमारे वित्त मंत्री के हाथ में हमने सबसे पहले देखा राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ एक छोटा सा लिफाफे के कलर में लिपटा हुआ, लाल रंग से कपड़े से लिपटा हुआ एक, हमने क्या देखा बेटा, लिफाफा देखा। वही था हमारा क्या,
बजटी भाषण, मतलब सारे बजटी उसी में इंक्लूड थे। वो एक तरह से क्या था, आपका टैबलेट था, एक तरह से डिजिटलाइज कर दिया गया हमारे पूरे बजट को, इस बार याद रखेंगे। अब देखिए कुछ बातें करते हैं जो आपके इस बजटी भाषण के साथ 2021 में घटनाएं घटने वाली हैं, है ना, या फिर घट चुकी हैं या फिर घटेंगी ना, जो सारी चीजें उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आज के वित्त के बारे में बात करते हैं, वित्तीय बजट के बारे में बात करते हैं। पहले यह स्टार्ट किया जाएगा कितने स्तंभ हैं, आखिर हमारे बजट के कितने स्तंभ हैं, इसके बाद आराम आराम से चलते हुए चलेंगे। ठीक है, वही पढ़ेंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। अब देखिए कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ खास बातें जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, 100% पूछी जाएंगी, तो आप इसे करके जाएंगे। अब देखिए भारत 2021-20 का 2021-20 में तो बजट भी आया इसका, और 2021-22 बेटा, 2021-22 में 75वां वर्ष गांठ भी मनाएगा। 75वां वर्ष गांठ आज़ादी का मनाने वाला है, ये चीज़ याद रखेंगे। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि भारत इस बार कितने नंबर का वर्षगांठ मनाने वाला है, तो बताएंगे 75वां। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन भी भारत ही करेगा, जैसा कि आपको पता है। इस बार 2020 वाला जो बीत गया 2020, उसमें रूस ने किया था ब्रिक्स सम्मेलन का कह लीजिए कि उद्घाटन, ठीक है, उसका रूस किया था। इस बार कौन करने वाला है, तो बता देंगे भारत करने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम बताएंगे भारत के पक्ष में आने वाली हैं। भारत यूएन का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, यह बातें भी आपको पता होंगी, है ना, 2 साल के लिए, यह बात पता होना चाहिए। दूसरी बात इसमें आपको यह पता करना बेटा, यह जानना चाहिए, दूसरी बात जो पहली बात रही, दूसरी बात यह आपको जानना चाहिए कि भारत में गोवा के विलय का 60 साल, मतलब 60 साल पूरा हो गया, इस बार पूरा हो गया। यानी कि हमारा गोवा कब आज़ाद हुआ था, तो बता देंगे 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। ठीक है ना, हमारा थल सेना, वायुसेना, हमारी सारी सेनाएं मिलकर इसे आज़ाद कराई थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। एक बात बता देंगे आप, इस समय कौन सा हम लोग प्रोग्राम लॉन्च किए थे इनको आज़ाद करने में, आप कमेंट करेंगे, वरना नहीं तो हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है ना, ये बात पता होना चाहिए सबको। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि 1971 के भारत पाकिस्तान का युद्ध का इस साल 50वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। 50वां वर्ष पूरा होगा, यह कह लीजिए 50 साल पूरा हो जाएगा, जो 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। ठीक है, देखिए इसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लें, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसके थ्रू गोवा को आज़ाद कराया गया। और बाद में जाकर लगभग 30 मई के आसपास में, 19 दिसंबर को तो इसकी आज़ादी दिवस मनाई जाती है, और 30 मई को इसको अब भारत में पूरी तरीके से मिला लिया गया, एक तरह से राज्य का दर्जा दे दिया गया। यह चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, अब दोनों याद रखेंगे। 19 दिसंबर को आज़ादी दिवस मनाया जाता है, 30 मई को वर्षगांठ, मतलब 30 मई को इसको भारत में मिला लिया गया। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे डिफरेंस है। चौथा नंबर आप यह याद रखेंगे, यह स्वतंत्र भारत का 8वीं जनगणना वर्ष होगा, जो 2021 में होगा ना, यह स्वतंत्र भारत का 8वीं जनगणना वर्ष होगा। आपको पता है पहली जनगणना हमारा मेयो के समय हुआ था, फिर उसके बाद परमानेंट जो होने लगा 1981 से, रिपन के समय से होने लगा, ये बातें पता होगा आपको, ठीक है। इसके बाद चौथी के बाद पांचवी चीज हम यह जानेंगे, पांचवी बात इसमें यह जानेंगे कि यह ब्रिक्स देशों का भारत का सभापति, मतलब हमने बताया ना ब्रिक्स का भी सम्मेलन भारत करेगा, तो वह चीजें आप पता होगा आपको। इसके बाद छठे नंबर का हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी लॉन्च होने की बात कही गई है। चंद्रयान फर्स्ट जो है 8 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 जो है 22 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था। यह दोनों बातें आपके एनटीपीसी में पूछ लिया गया है। आगे जो आप स्टेट पीएससी के, यूपीएससी के एग्जाम देंगे, उसमें भी पूछा जा सकता है, यहाँ से आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ बातें और कर लेते हैं। आपको पता होगा कि हरिद्वार महाकुंभ जो लगता है बेटा वर्ष में, वह इस बार लगने वाला है आपका 2021 में। हरिद्वार महाकुंभ जो है, या फिर कह लीजिए महाकुंभ जो मेला है, हर 12 साल पे एक राशि का एक जगह लगता है, हर 12 साल के अंतराल पर एक जगह, जैसे 4 जगह लगता है, हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज और उज्जैन, 4 जगह लगते हैं, चारों जगह आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये तो रही कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बजट से रिलेटेड। खैर यह सब सारी चीज़ें भी बजट से रिलेटेड ही थी, जो कि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप अच्छे से तैयार करेंगे उसे, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद हमने समराइज किया है 90 पेजों का छोटे से वीडियो में, 1 घंटे के मैक्सिमम जाएंगे, आप इसे अच्छे से देखेंगे। वित्त वर्ष का जो बजट था 6 स्तंभों में टिका है,
कौन कौन से स्तंभ, आप ध्यान से लिखते रहिए। पहला स्तंभ जो है स्वास्थ्य और कल्याण का, पहला स्तंभ जो है स्वास्थ्य और कल्याण का। दूसरा स्तंभ है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि भौतिक और वित्तीय अवसंरचना के आधार पर। तीसरा स्तंभ है बेटा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, आकांक्षी भारत के लिए भारत की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए समावेशी विकास भारत का होना चाहिए। तीसरा स्तंभ हो गया। चौथा स्तंभ जो है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, यानी कि जो मानव का पूंजी है उससे क्या नया हम कर सकते हैं, क्या नया कुछ अपग्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आती हैं हमारा 6 स्तंभ के अंतर्गत। 4 स्तंभ हो गया। 5वां स्तंभ नवाचार अनुसंधान और विकास। हमारे सरकार को यह सोचना चाहिए क्या नया करें, क्योंकि हर बजटीय भाषण में जो हमारा टोटल बजट है 34.50 लाख रुपए का, उसमें भी लगभग 5 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए का, समथिंग लाख करोड़ रुपए का वो न्यू संरचना में इस बार अपग्रेड करने के लिए मतलब कि कह लीजिए कि अवधारणा बनाया हुआ है सरकार, है ना। उसके बारे में भी हम बताएंगे, आपको पूरा करेक्ट डाटा देंगे। आप बस इतना ही पढ़ लेना, इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठना बेटा, लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, किसी में बैठेंगे आप 100% बाजी मार के आएंगे। अब इसके बाद छठी बात कर लेते हैं, तो बताएंगे न्यूनतम सरकार और अधिकतम समाज, मतलब कि साझा कर लीजिए, अधिकतम साझा या फिर कह लीजिए कि आप समावेश कर लीजिए एक तरह से। यह 6 स्तंभ हो गए भारत सरकार के बजट के, 6 स्तंभ हो गए। अब पहले स्तंभ की बात कर लेते हैं, मतलब न्यूनतम सरकार का मतलब यह हो गया बेटा कि मिनिमम गवर्नेंस, ये सारी बातें 6 स्तंभ हैं। 6 स्तंभ को आप लिख लेंगे। आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि बताइए 6 स्तंभों में, बजटीय भाषण के 6 स्तंभों में इस चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, या फिर आपको कोडिंग वाला दे देगा, बोलेगा कि भैया इसमें बताइए, मिलान करिए, या फिर दे देगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपका बजट स्तंभ में कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब हम पहली बात करेंगे राजकोषीय स्थिति। राजकोषीय स्थिति भारत की 2021-22 में क्या है। पहला चीज यहां से स्टार्ट हुआ, आप नोट करते रहेंगे। राजकोषीय स्थिति, राजकोषीय स्थिति मतलब कि टोटल रेवेन्यू भारत की क्या है बेटा। 2020 और 22 में 2020 और 21 में कितना था, तो बताएंगे 30.42 लाख करोड़ रुपए था। कितना था बजट, 30.42 मतलब 42 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन इस बार बेटा कितना हो गया है, तो बता देंगे 2021 और 22 में जो बजट पेश हुआ है वह 34.50 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 34.50 यानी कि 34,50,000 करोड़ रुपए इस बार टोटल रेवेन्यू रहा है भारत का। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, ये डायरेक्ट है, आप इसे याद करेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं आपका जो फिजिकल डिफिसिट रहा है, मतलब कि कह लीजिए कि राजकोषीय घाटा भारत का कितना रहा है। तो बता देंगे कोरोना की वजह से ना, देखते हुए कि आगे ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन न बने, अगर बने तो हम उससे लड़ सकें, इस वजह से जो डेफिसिट रहा भारत का बहुत ज़्यादा रहा है बेटा। उसके लिए भारत कह लीजिए आकस्मिक निधि में बहुत ज़्यादा इस बार पैसा अपना जमा करवाई है ना, अपने बजट का। तो आप बताएंगे जो फिजिकल डेफिसिट रहा है भारत का पिछले साल 2020 और 21 में जो रहा है 3.5% रहा है। 2020 और 21 की अगर बात करें तो कितना रहा, 3.5% रहा। लेकिन यही चीज़ पूरे बजटीय इतिहास में सबसे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट याद रखेंगे 2021 और 22 में रहेगा बेटा 6.8%। 6.8%। जैसा कि आपको पता है कि इस बार हमारा जो टोटल जीडीपी था माइनस में चल रहा था, 11 माइनस में चला गया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। जो फिजिकल डेफिसिट है हमारा 2019-20 में कितना था ये बता दीजिए, तो पूछ सकता है, तो बता देंगे 3.8% था। यह तो 2020 और 21 का है, यह 2021-22 का है, और जो 2019-20 का होगा वो कितना था, 3.8%। याद रखेंगे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो बताएंगे फिजिकल डेफिसिट सर वो होता है जब सरकार का, जब किसी एक नेशन का आय कम हो जाता है और व्यय बढ़ जाता है, तो उस समय बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। आप लोगों ने सुना होगा कभी कि जब घर से पैसा जाता है, अगर आप बाहर रूम लेके रहते हैं, तो घर से जो पेरेंट्स होते हैं कहते हैं यही हम तो पैसा दिए थे तुमको 6,000 में काम करने के लिए, हो सकता है आपको कुछ ज़रूरत पड़ गई, 7,000 रुपये आपसे खर्चा हो गए, तो आप क्या किए, 1,000 रुपये 2,000 रुपये अपने फ्रेंड से ले लिए, तो आपका क्या हो गया, जितना आय नहीं है उतने ज़्यादा आप व्यय कर दिए। तो यही होता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात भारत का आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया,
इसमें कितने ज़्यादा पैसे भारत ने जमा कराए हैं, इस बात को देखते हैं। देखिएगा, पूरे बजटीय इतिहास में पहली बार इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट मतलब इसमें जमा हुआ है। यह बात आपको पता होना चाहिए। कितने जमा हुए हैं भैया, बताइए। तो बता देंगे, जो आपका आकस्मिक निधि है, आकस्मिक आकस्मिक निधि, पहले यह जान लीजिए ये किस अनुच्छेद में आता है। आकस्मिक निधि बेटा किस अनुच्छेद में आता है, इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में आता है, तो बता देंगे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 267 में आता है। तो आर्टिकल 266 में क्या आता है सर, एक बात और बता दीजिए। तो बताएंगे संचित निधि आता है। संचित निधि से ही तो हमारे जितने भी गवर्नेंस बॉडी होते हैं उनको पैसे वगैरह दिए जाते हैं। राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जितने भी पोस्ट हो गए, सबको दिया जाता है ना। तो बताएंगे भारत का जो आकस्मिक निधि में इस बार पैसा जमा हुआ है, कोरोना के महामारी के डर से बेटा कितना जमा हुआ। पिछली बार 500 करोड़ था, इस बार 30,000 करोड़ रुपए जमा किया गया है, मतलब दिया गया है। किसको, आकस्मिक निधि को। 500 करोड़ से पिछली बार 500 करोड़ था, इस बार 30,000 करोड़ रुपए जमा किया गया है, फिर दिया गया है। इतना दिया गया है किसको, आकस्मिक निधि को, जिससे कि आगे आने वाले किसी भी पेंडेमिक सिचुएशन को हम सॉल्व कर पाएं इजीली तरीके से। यह बातें क्लियर हैं। तो एक बहुत ही अहम चीज़ इस बार देखा गया है, जो कि अच्छा लगा सुनने में, कि आप इसे नोट कर लेंगे। एक और जोड़ा गया है हमारे बजट में इस बार, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो पेंशन भोगी हैं, वरिष्ठ नागरिक 75 साल से ऊपर या फिर 75 साल वाले, उनको अगर पेंशन भोगी हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो उन पे उनके टैक्स मतलब उनके इनकम में टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक तरह से इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है उनके सैलरी में, उनके पेंशन में, क्योंकि इस बार भारत जो है 75वां अपना आज़ादी दिवस मनाएगा, है ना। तो याद रखेंगे, इस वजह से बेटा यह क्या कर दिया गया है, उनके मतलब इस तरह से एक संरचना आप याद कर सकते हैं कि 75 साल के जो हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक या फिर उससे ऊपर, उनके जो पेंशन भोगी हैं, अगर कहीं से भी पेंशन वगैरह पाते हैं, गवर्नमेंट से कोई भी सैलरी पाते हैं, तो उनके पैसे में टैक्स नहीं लिया जाएगा, इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है बेटा, आप इसे लिख लेंगे कॉपी पे, ठीक है ना। आपसे कहेगा 60 वर्ष के नागरिक, 65 वर्ष के नागरिक, अधिकतर लोग तो 60 वर्ष का कहेंगे, क्योंकि हर जो जितने भी पोस्ट होते हैं ना, वो 60 साल के बाद ही रिटायरमेंट देता है। इस वजह से आप 60 साल ही लगा के आएंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो तुक्का नहीं मारना है। अब एक चीज़ और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य और कल्याण की बात कर लेते हैं। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट की है सरकार, स्वास्थ्य और कल्याण, स्वास्थ्य और कल्याण की बात कर लेते हैं बेटा। स्वास्थ्य और कल्याण, इसमें क्या हुआ है, स्वास्थ्य और कल्याण में पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण में बजट में 137% की वृद्धि देखी गई है। 137, 100 नहीं, 137%, यानी कि देखिए कि पिछली बार कितना था, पिछली बार था 94,452 करोड़ रुपए था, इतना से बढ़ा कर 94,452, यानी कि 94,452 करोड़ से बढ़ाकर इस बार 2,23,846 करोड़ कर दिया गया है। 2,23,846 करोड़ रुपए कर दिया गया है बेटा। इतना इन्वेस्टमेंट होगा स्वास्थ्य और कल्याण के फील्ड में, इसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है इस बार क्या क्या हुआ है हमारे भारत में या फिर पूरे विश्व में देखा गया है, उससे निपटने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ विभिन्न स्कीम भी लॉन्च किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्कीम है, जैसे कि पहला स्कीम है हमारा 17 लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना होगी। कितनी, 17, आप इसे लिखते चलेंगे स्कीम, इसी के अंतर्गत है जो कि इतने पैसे में लॉन्च किया गया है। 17 लोक स्कीम स्वास्थ्य की स्थापना होगी। दूसरी बात, 2 मोबाइल अस्पताल की स्थापना। 2 मोबाइल अस्पताल का मतलब हो गया, जो वैन वाले होते हैं ना, जो घूमते हैं जगह जगह अपना चेकअप वगैरह के लिए, हॉस्पिटल लेकर, कर लीजिए एक तरह से वैन में हॉस्पिटल है पूरा, उसको घुमाते हैं, घर घर पे आते हैं, स्वास्थ्य को देख रेख करते हैं, बुजुर्गों को देख रेख करते हैं, एक तरह से उनको उनके लिए सहायता प्रदान करते हैं, है ना। यही होता है, 2 मोबाइल अस्पताल की स्थापना होगी, यह चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ जो स्कीम लॉन्च की है इस बार, 15 आपातकालीन ऑपरेशन की केंद्र की स्थापना होगी। 15 याद से लिख लेंगे इसे नोट करके, क्योंकि यह सारे जितने भी स्कीम है पूछा जाएगा बेटा। इसके बाद जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल हैं उसकी भी स्थापना किया जाएगा। इसके बाद बेटा विषाणु विज्ञान यानी कि वायरस जनित प्रयोगशाला 4 बनाया जाएगा। यह हमारे स्कीम के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य और कल्याण के स्कीम के अंतर्गत, आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पोषण और जल आपूर्ति के बारे में, या फिर इसमें कितना इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी, करने वाली है, देख लेते हैं।
पोषण पोषण और जल आपूर्ति, पोषण और जल आपूर्ति, और जल आपूर्ति आपूर्ति याद से इसे लिख लेंगे कॉपी पे। देखिए इसमें क्या क्या किया गया है बेटा, पोषण और जल आपूर्ति में पहली बात है जो संपूरक पोषण कार्यक्रम है बेटा, उसमें उसको और पोषण अभियान को विलय कर दिया गया है। संपूरक पोषण कार्यक्रम जो पहले स्टार्ट था और पोषण अभियान, ये दो स्कीम थे बहुत पहले से चल रहे थे, इन दोनों को मिला के बेटा एक मिशन पोषण 2.0 शुरुआत किया गया है। याद रखेंगे जैसे हमारे इस बार जल मंत्रालय है ना, उसको दो चीज़ों को मिला के जल मंत्रालय गठित किया गया। उसी तरह संपूरक पोषण और पोषण अभियान दोनों को मिलाकर मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है। आप इसे लिख लेंगे। और तीसरी बात है, यह कहा गया है, आपसे यह पूछा जा सकता है जो मिशन पोषण है, मिशन पोषण 2.0 किन दो मंत्रालयों को, किन दो चीज़ों को मिला के बनाया गया है, विलय करके बनाया गया है, तो आप बताएंगे संपूरक पोषण अभियान और संपूरक पोषण कार्यक्रम, इन दोनों को मिला के बनाया गया है। ये बात आप याद रखेंगे बेटा, नहीं तो फिर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो तीसरी बात कही गई है, शहरी क्षेत्रों में जल मिशन की शुरुआत की जाएगी। पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल मिशन की मतलब जल मिशन चलता है, अभी भी चलता है, लेकिन शहर में भी इस चीज़ की व्यवस्था की जाएगी। वैसे तो आपको पता है जो जल निगम वाला क्षेत्र है वो पूरा का पूरा शहर में ही अधिकतम है, गांव में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव में अधिकतर जल जो है बेटा शुद्ध पाए जाते हैं। जो लेवल होता है, वाटर लेवल होता है, वो काफ़ी नीचे होता है या फिर काफ़ी ऊपर ही हमें पानी मिल जाता है। लेकिन शहर में क्या होता है, इतनी ज़्यादा गंदगी होती है, पॉल्यूशन होता है, जो कि हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे जाएंगे ना तब जाके मिल पाता है। इस वजह से शहर में सरकार इस बार क्या कही है, शहरी क्षेत्र में जल जीवन मिशन की स्थापना की है, ठीक है, याद रखेंगे। 5 वर्षों में, पूरे आगे आने वाले 5 वर्षों में इस पे कितना करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार आपके पोषण और जल आपूर्ति में, तो बता देंगे 28 यानी कि 2,87,000 करोड़ रुपए। कितना? 2,87,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है सरकार इस बार, याद रखेंगे बेटा। ये डाटा जो है बिल्कुल परफेक्ट है, यही डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप इसे याद रख लेंगे। अब हम आते हैं स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की तरफ। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है, याद रखेंगे। स्वच्छ भारत, पहले तो स्वच्छ बनेगा तभी तो स्वस्थ बनेगा। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत बेटा, स्वस्थ भारत, ठीक है। पहले सफाई जरूरी है, फिर स्वास्थ्य, तभी तो बनेगा। पहले सफाई ही नहीं है तो स्वास्थ्य बना के क्या करेंगे, फिर से स्वास्थ्य बिगड़ ही जाने वाला है ना। तो याद रखेंगे पूरे 5 वर्षों के लिए 2021 से 2026 तक पूरे 5 वर्षों के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की गई है। अभी हम लोग ने ऊपर देखा मिशन पोषण 2.0 लॉन्च हुआ है, तो उसी के माध्यम से आप याद रख लेंगे स्वच्छ भारत और स्वच्छ मिशन में स्वस्थ भारत में बेटा आपका क्या लॉन्च किया गया है, तो बता देंगे 5 साल के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की गई है। इसमें कितना करोड़ रुपए खर्च आएगा भैया, तो बता देंगे 1,41,678 करोड़ रुपए। कितना? 1,41,678 करोड़, इतना रुपए इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी इस बार अपने इस स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत में। याद रखेंगे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ रहेगा भारत तभी तो स्वस्थ बनेगा। तो यह चीज़ें आप याद रखेंगे, इसके थ्रू आप याद रखेंगे 1,41,678 इतना रुपये, डाटा परफेक्ट है, आप इसे याद कर लेंगे। वायु प्रदूषण के निवारण के लिए कितना रुपए खर्च करने वाली सरकार, तो बता देंगे 2217 करोड़ रुपए, यानी कि 2,217 करोड़। कितना? 2,217 करोड़ वायु के शुद्धता के लिए सरकार खर्च करने वाली है, इतनी राशि खर्च करेगी। वायु प्रदूषण कम हो, इसको शांत करने के लिए 2,217 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में भी सौरव गांगुली थे, वाटर पोल्यूशन के लिए एक टर्म वगैरह लगाए थे, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें संरचना सरकार बनाएगी, है ना। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ पे होगी वहीं पे यह चीज़ें बनाई जाएंगी, और लगभग 42 शहर को चुना गया है, लगभग मतलब आने वाले समय में 42 शहरों को चुना जाएगा। अभी कोई ऐसी डाटा उपलब्ध नहीं है कि इन 42 शहरों को हम आपको नाम बता सकें, तो ऐसी अभी डाटा नहीं आई है, बस बोल दिया गया है 42 शहरों में यह चीज़ 2,217 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। किसके लिए? कि वहाँ की जो वायु है ना, वायु है शुद्ध हो सके, शुद्ध हो सके,
प्यूरिफाई करेंगे उसे, ठीक है। कितने? 42 शहरों में। वो 42 शहर कौन कौन से होंगे, यह अभी तक डाटा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। वेबसाइट पर जैसे ही आता है हम आपको जरूर सूचित करेंगे। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति लाई गई है। इसका मतलब जो पुराने वाहन थे ना, जैसे चाहे गवर्नमेंट चाहे व्यक्तिगत हों या फिर चाहे वाणिज्यिक हों, जो व्यक्तिगत होंगे उनको 20 वर्ष के लिए छूट दिया गया है, और जो वाणिज्यिक होंगे उनको 15 वर्ष के अंदर चेतावनी दिया गया है कि आप इसे क्या करें, स्क्रैपिंग कर लें भैया, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि प्रदूषण हो ही रहा है इतना ज़्यादा। आपको पता है BS6 भी आ गया, मतलब भारत BS मतलब क्या होता है, BS6, उसकी जो इंजन है ना, इंजन है उसको 6th जनरेशन का ला दिया गया, बस यही किया गया, जिससे कि प्रदूषण वगैरह कम होगा, है ना। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं वैक्सीन की तरफ, क्योंकि पूरे साल 2020 में वैक्सीन 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 चिल्लाते रहे, लेकिन आया नहीं। आया कब? कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2021 में आया, है ना। अभी तक तो बहुत सारे लोग को लग भी चुका है। वैक्सीन की बात करें बेटा, वैक्सीन की बात करें तो इसमें क्या किया गया है, नीमोकोल, क्या नाम है, नीमोकोल, याद रखेंगे। नीमोकोल वैक्सीन भारत में निर्मित उत्पाद है। यह भारत में निर्मित उत्पाद है। जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग में भारत ने बहुत ज़्यादा जो निमोनिया से रिलेटेड जितने भी वैक्सीन थे भारत के, वो अनेक देशों को देता रहा, जिससे कि अनेक देशों में जो कोरोना था थोड़ा सा कम हो सके। उसकी जो देखने को मिलती है हम लोग को लूप होश, वह थोड़ा कम देखने को मिली, है ना। यह बातें आपको पता होगा, भारत बहुत दानी है ना। तो इस तरह नीमोकोल वैक्सीन भारत में निर्मित उत्पाद है, वर्तमान में 5 राज्यों तक सीमित है को, मतलब इस निमोकोल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक बच्चों की मृत्यु होती है, किससे? निमोकोल से। इस वजह से यह पूरे देश में भी लागू किया जाएगा। अभी तक केवल यह 5 राज्यों में सीमित है। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं यह अभी नहीं बताया गया है, या फिर इंफॉर्मेशन हमें नहीं है। आप अगर सर्च कर सकते हैं तो सर्च कर लें, ठीक है ना। अब इसके बाद कोविड-19 वैक्सीन के लिए बेटा 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा। किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीन आ चुके हैं, आपको पता है 2 हैं। कौन कौन से हैं? कोविशील्ड एक है कोवैक्सीन, ये दोनों, जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन, या फिर कह लीजिए जो भारत देश है हमारा, 6 घंटे में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश बना है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कम समय में या फिर कुछ घंटों में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने वाला कौन सा देश अग्रणी है, तो बता देंगे भारत है। इसके बाद हमारा USA आता है। तो बता देंगे कोवैक्सीन और कोविशील्ड। यह तो केवल एक दिन की बात करें तो यह करीब 1 करोड़ लोगों को लगा दिया गया था, 1 करोड़, और यह है 50 लाख लोगों को लगाया गया था, 50 लाख, ठीक है, एक दिन की बात कर रहे हैं। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड ऊपर वाला है, कोवैक्सीन नीचे वाला है। ICMR आपने सुना होगा, वो आपकी मेडिसिन की कंपनी है बेटा, जो कि जिसके द्वारा यहाँ पे देखा जाता है। अभी तो आपको पढ़ाए हैं अभी हम जस्ट अभी कि 4 आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार जो है 4 प्रयोगशाला भी लाएगी वायरस जनित, है ना। यह बात अभी हम आपको बताएं स्वास्थ्य वाले में, आप उसे नोट कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है PLI का मतलब होगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। PLI का मतलब हो गया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या किया गया है बेटा? इसमें यह किया गया है कि भारत जो है बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन के थ्रू इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ा है। क्या क्या जोड़ा है? भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले 5 वर्षों में यह स्कीम के माध्यम से लगभग 1.97, लगभग नहीं एग्जैक्ट डाटा है, 1.97 लाख करोड़ की व्यवस्था करनी है। किसमें? जो 13 सेक्टर, अलग अलग 13 सेक्टरों में इतने इन्वेस्टमेंट भारत सरकार करेगी, जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ विदेशी निवेश बढ़ेगा, FDI बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमारे यहाँ स्वरोजगार, मतलब कि रोजगार की अवसर खुलेंगे। जब रोजगार के अवसर खुलेंगे तो लोग बेरोजगार कम होंगे, लोग बेरोजगार जब कम होंगे तो भूखमरी की समस्या कम हो जाएगी, और जो हम लोग का खुशहाली कर लीजिए जो इंडेक्स आता है खुशहाली वाला, वो भी अच्छा आएगा। ये सारी बातें लिंक्ड हैं, आप इससे अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, इतनी बात रही PLI के बारे में। अब बात करते हैं टेक्सटाइल मित्र स्कीम, यानी कि कपड़ा यानी कि वस्त्र उद्योग के बारे में। इसमें कितना भारत इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब कि इस बार टैक्स में कितना ऐलान किया गया है इन्वेस्टमेंट करने का?
तो आप बताएंगे 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। इस बार के बजटीय भाषण में बोला गया है 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। बेटा याद रखेंगे आने वाले 3 साल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हो जाएगा, यह बात भी बोल दिया गया है। यह सातों के सातों जो है ना आने वाले 3 साल में खड़े हो जाएंगे मतलब तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। इस संरचना से प्लग और प्ले की सुविधा से वैश्विक स्तर पर विकास होगा। एक वर्ड बोला गया, क्या बोला गया? प्लग और प्ले। या प्लग और प्ले मतलब क्या हो गया? प्लग का मतलब हो गया जुड़ना और प्ले का मतलब हो गया दौड़ना या फिर चलना कह लीजिए, दौड़ना या चलना। प्ले का मतलब हो गया दौड़ना या चलना। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब विदेशी निवेश जो होंगे जुड़ेंगे भी और साथ साथ चलेंगे भी। यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। यह वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है भारत के द्वारा। भारत इतना इन्वेस्टमेंट वैश्विक स्तर पर करेगा। टेक्सटाइल आपको पता है, टेक्सटाइल की सबसे बड़ी कंपनी आपकी अहमदाबाद, मुंबई, मतलब यह सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। अब तो पश्चिम बंगाल में भी फैक्ट्रियाँ लगने लगी हैं। चलिए, सबसे ज़्यादा आय वगैरह जो होता है भारत का ना, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा कुछ ना, जैसे आपका टेक्सटाइल हो गया, ये सब बहुत बड़े आय के स्रोत हैं भारत के। तो इस सब में भारत इन्वेस्टमेंट इसी वजह से करता है। इसके बाद अवसंरचना में क्या करने वाला है भारत? अवसंरचना में क्या करने वाला है? अवसंरचना में बेटा देखेंगे तो अवसंरचना के अंतर्गत 1.10 लाख करोड़ 1.10 लाख करोड़ मूल्य की लगभग 270 परियोजनाओं को पूरी करने का लक्ष्य किया हुआ है। 270 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इसका भी कोई भी डाटा नहीं है। तो 270 परियोजनाओं को पूरा करेगा, या फिर कह लीजिए कर चुकी है, पूरी हो गई हैं बेटा, अभी तक पूरी हो गई हैं, यह बात है, किया गया इसमें। इसके बाद कहा जाए तो अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, आगे और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या होगा? एक एफडीआई मतलब कि विकास वित्तीय संस्थान, डीएफआई बेटा, डीएफआई विकास वित्तीय संस्थान मतलब डेवलपमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना, हाँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना किया जाएगा जिसके माध्यम से पूरे अवसंरचना में निवेश की जानकारी दी जाएगी या फिर मिलेगी, ठीक है ना। याद रखेंगे जो डीएफआई है बेटा, डीएफआई ने 3 वर्षों में 5 लाख 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए 5 लाख करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। याद रखेंगे 3 वर्ष में केवल और केवल 3 वर्ष में 5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये सारी बातें आपको पता होगा। एक तो हंसी आती है मुझे, जब कोरोना नहीं आया था ना, तो 2020 वाले बजटीय भाषण में भी यही सब सारी चीज़ें थी, लेकिन आपको पता है कुछ पूरा नहीं हुआ। इसी तरह भगवान न करें ऐसा कुछ हो आगे, ठीक है, सारे लक्ष्य भारत के पूरे हों आने वाले समय में, जिससे कि हम लोग को नागरिक के लिए तो बहुत अच्छा होगा ना, सारी चीज़ें पूरी होंगी तो। लेकिन कहा जाता है शायद ही पूरी हों बेटा, क्योंकि पूरी तो होंगी, बहुत सारे कोशिशें की जाती हैं, बाय द वे कुछ कारणवश, जैसे आपको पता है पेंडेमिक आ गया था, नहीं हो पाया। और बहुत सारे कोशिश तो सरकार की है, सरकार की कोशिश रहती हैं हमेशा, हर तरफ रहती हैं कि हमारे नागरिकों को किसी भी तरह से फ़ायदा होना चाहिए, है ना। चलिए तो हम आगे चल लेते हैं। अब देखते हैं पूंजीगत बजट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ बेटा, बताएंगे सरकार का जो खर्च आया है ना 5.54 लाख करोड़। अभी हमने आपको बताया, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था हमने कि कितना भारत जो है क्या करती है, सरकार का पूरा खर्च, यानी कि सरकार कितने पूंजी का नया काम कर रही है, यह बात होता है पूंजीगत बजट का मतलब। 5.54 लाख करोड़ रुपए से भारत जो है नया चीज करने वाला है। टोटल इसका रेवेन्यू देखें कितना है 2021-22 के लिए, तो बताएंगे 34.5 लाख करोड़, 34.50 लाख करोड़ रुपए, इतना है। ये बात आपको पता होगा जो हमने बता दिया आपको, है ना। अब हम एक बात और कर लेते हैं सड़क और राजमार्ग परिवहन के बारे में, है ना। फिर इसके बाद रेल के बारे में बात करेंगे, फिर करिए नौ परिवहन के बारे में बात करेंगे। इस तरह सारी बातें जो इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। इसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे 90 पेज का पूरा लिंक दिया जाएगा बेटा, है ना, मतलब पीडीएफ दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए इसके बाद बेटा पूंजीगत बजट हो गया, सड़क और राजमार्ग परिवहन, सड़क और राजमार्ग परिवहन, इसके बारे में क्या कहा गया है, कितनी चीज़ें तैयार की गई हैं, कितने इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, क्या क्या किए गए हैं, सब कुछ बताते हैं। मार्च
मार्च 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्ग जो गलियारा है बेटा हम लोग का राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा जो है उसमें 11,000 किलोमीटर का पूर्ण करने का लक्ष्य बनाया गया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा है हमारा 11,000 किलोमीटर पूरा होने का लक्ष्य बनाया गया है। यह चीज़ आप पता कर लेंगे, मतलब कि यह चीज़ नोट कर लेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 1.03 लाख करोड़ रुपए को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। वो भी किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में, केवल और केवल तमिलनाडु राज्य में बेटा, तमिलनाडु राज्य में इतने रुपए का निवेश किया जाएगा। इतने रुपए से कितने किलोमीटर सड़क बनेंगे तो बताएंगे 3500 हाँ 3500 की 35,000, एक मिनट, 3500 बेटा, 35,000 नहीं 3500, मतलब 3,500 किलोमीटर के सड़क बनाए जाएंगे केवल और केवल तमिलनाडु में। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं आपको। जैसा कि आपको पता है आपका जो सड़की जाल है, सड़क परिवहन की जाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो बताएंगे आपका महाराष्ट्र में। लेकिन उसी जगह अगर सबसे लंबे सड़क की बात की जाता है, सबसे ज़्यादा किलोमीटर में कहाँ है तो उत्तर प्रदेश की बात आ जाती है ना। ये सारे डिफरेंस हैं, आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात आप कहेंगे 65, यानी कि 65,000 करोड़ रुपए। 65 यहाँ पे तो 1.03 था तमिलनाडु के लिए, कितने किलोमीटर के लिए, 3,000 मतलब 3500 किलोमीटर सड़क के लिए। लेकिन यहाँ पे 65,000 करोड़ रुपए, यहाँ पे लाख करोड़ था, यहाँ पे 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ मतलब इससे कम है। 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे किस जिले में, सॉरी किस राज्य में तो बताएंगे 1100 किलोमीटर, यानी कि 1100 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए केरल राज्य में, केरल राज्य में बेटा याद रखेंगे, केरल राज्य में ये इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। इसके बाद बेटा 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे कहाँ पे, किस राज्य में तो पश्चिम बंगाल राज्य में 675 किलोमीटर सड़क बनाने में, 675 किलोमीटर के सड़क बनवाने में। वैसे तो बहुत सारे राज्य हैं, जैसे यूपी में है 500 के आसपास में निर्धारित किया गया है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह छोटे मोटे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट था, जो अभी चुनाव वगैरह जहाँ पे होने वाले हैं वो अब पूछा जा सकता है आपसे, तो हमने उसको इंक्लूड कर लिया है। अब 1 मिनट रुकिएगा आप, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, है ना, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए, ये हो गया हमारी बात, यहाँ तक बातें हो गई सड़क परिवहन तक। अब हम बात कर लेते हैं रेलवे में क्या क्या बातें हुई हैं, कितने इन्वेस्टमेंट हुए हैं रेलवे में, कितने होंगे, यानी ठीक है ना, कितने भाषण के थ्रू बताया गया है कितने इन्वेस्टमेंट हो गए। तो आपको पता होगा 2030 का लक्ष्य बहुत ज़्यादा कुछ करने को रखा गया। पूरे कार्बन जो एमिशन होता है पूरे भारत, मतलब पूरे रेलवे, जो भारतीय रेलवे उसको एक तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा 2030 तक। ये बात आपको पता होगा 2024-25 तक भारत जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बन जाएगी, मतलब कि अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यह बात भी आपको पता होगा, ये लक्ष्य है भारत का। और 2030 तक पूरे तरीके से स्वच्छ कर दिया जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा जब हमारा रेलवे, मतलब कि रेलवे स्टेशन की हर एक चीज़, हर एक जगह, तो कार्बन एमिशन भी कम हो जाएगा। ये सारी बातें कही गई हैं 2030 तक, यह लक्ष्य है भारतीय रेलवे के। यह बात आपसे पूछा जा सकता है आपके रेलवे ग्रुप डी में या फिर रेलवे एनटीपीसी में जो चल रहा है। अब भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेल मार्ग को 2030 तक तैयार किया जाएगा, यह बात बोली गई है, जो आपका 2021-22 वाला बजटीय भाषण था उसमें है, जो उसमें पर्यटक रूटों पर सौंदर्य परक रूप से डिजाइन किए गए विस्टा डोम LHV कोच प्रारंभ किया जाएगा। इसमें क्या होता है, विस्टा डोम LHV मतलब ऐसे बोगी बनाए जाएंगे कि आप, जैसे आप देखते हैं जब खिड़की की साइड बैठे रहते हैं तो दृश्य आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन बोगी ऐसे बनाए जाएंगे ना कि आपको बाहर की सारी चीज़ें सौंदर्य के रूप में, आपको झलक के रूप में दिखाई देंगी। ऐसे खिड़कियां बनाए जाएंगे, ऐसे दरवाजे बनाए जाएंगे, इस तरह की संरचना डेवलप की जा रही है। रेलवे का संपूर्ण बजट जो इस बार का घोषित हुआ है 11,00,5 करोड़ रुपए। इस तरह याद कर लेंगे, बहुत ही आसान है। 11 मतलब 11,00,5, देखिए कितना इजी हो गया। इस तरह याद कर लेंगे 11,00,5 करोड़ रुपए, इतना रुपए किया गया बेटा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मेट्रो रेल पर सबसे पहले मेट्रो कहाँ आया था, कोलकाता में, और सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है, दिल्ली का है। ये बात आपको पता होना चाहिए ना। कब आया था कोलकाता में, कमेंट कर देंगे, नहीं तो वरना लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है ना। अभी चलते चलते बता देंगे बीच में, आप लोग सुनते रहिए बस। मेट्रो रेल पर विशेष बल जिसके अंतर्गत कोच्चि
चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, नासिक मेट्रो रेल का विकास किया जाएगा, यह बात बोली गई है। यह सारी जो खर्चा होगा ना, इसी सब जगह खर्चा होगा। अब आ गया विद्युत की बात कर लेते हैं। विद्युत यानी कि विद्युत संवितरण कंपनी का चुनाव ग्राहक अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं जी। विद्युत मतलब कि आप कहाँ से विद्युत लेना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में। अगर आप जहाँ से लेना चाहते हैं विद्युत, आप अपने स्वेच्छा से चुनाव करिए। ग्राहक अपने स्वेच्छा से चुनाव करेंगे कि हम इस कंपनी से विद्युत लेना चाहते हैं, ठीक है। और एक अच्छा चीज़ कर दिया गया है, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की शुरुआत की गई। मतलब आप पैसा पे करोगे जितना, अगर आप पे करोगे तभी आपको बिजली मिलेगी, नहीं पे करोगे तो नहीं मिलेगी। इससे चोरी भी बचेगी और जो बिजली का कह लीजिए कि एक दुरुपयोग हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको डर लगा रहेगा ना। जैसे आप रिचार्ज करते हो तो ₹1 कट जाता है, अरे ₹1 कट गया यार, बात भी नहीं की लेकिन ₹1 कैसे कट गया पता नहीं चला। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बिजली में भी आप करने लगेंगे, एक तरह से कह लीजिए आप कंजूस बन जाएंगे और बिजली की बचत करने लगेंगे। सरकार का जो मुद्दा है बिल्कुल परफेक्ट है ना, ऐसा होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और किया गया, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरुआत की गई। मतलब कि प्रदूषण रहित ऊर्जा मिलने लगेगी आपको, ये बातें बोली गई हैं। आने वाले 5 वर्षों में इसमें कितना खर्च किया जाएगा तो बताएंगे 3,05,984 करोड़ रुपए। कितना? 3,05,984 करोड़ रुपए, इतना खर्च किए जाएंगे इसमें, ठीक है बेटा। यह बजटीय भाषण की घोषणा में बोला गया है 2021 और 22 वाले में। इसके बाद नौवहन पत्तन राजमार्ग की बात कर लेते हैं। नौवहन पत्तन यानी कि जो आपका कह लीजिए कि जो आपका जैसे कि डेकयार्ड वगैरह हो जाता है ना, जैसे कि कोलकाता जैसे देखेंगे गुजरात से लेकर इधर आपका पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक आपका डेकयार्ड है बहुत सारे। लगभग सबसे बड़े अगर बात करें डेकयार्ड हमारे कितने हैं तो बताएंगे 11 से लेकर 12, मतलब 11-12 हमारे सबसे बड़े डेकयार्ड हैं, है ना, जिसे हम बोलते हैं पोर्ट, है ना। तो नौवहन में क्या बातें कही गई हैं इस बार के बजटीय भाषण में बेटा, तो याद रखेंगे ग्लोबल शिपिंग में भारत का योगदान बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल के तहत 7 परियोजनाओं को विकास किया जाएगा या फिर विकसित किया जाएगा। ये बात आप नोट कर लेंगे, हम लिख नहीं रहे हैं। इसके बाद मर्चेंट शिप को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। जैसे आप गैस उतारते हैं, गैस सिलेंडर, तो उसमें भी सब्सिडी सरकार देती है। शायद आप 700 कुछ रुपए देते हैं, आपके अकाउंट में 200 कुछ समथिंग रुपए आ जाते हैं, तो आपका 400 के आसपास, मतलब 400 450 के आसपास आप दे जाते हैं, और जितने पैसे आप एक्स्ट्रा देते हैं वो आपके अकाउंट में आ जाता है। यही होता है सब्सिडी, तो सरकार इस पर भी सब्सिडी देगी। इसके बाद आने वाले जो 5 वर्ष होंगे ना, उसमें 1624 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार नौवहन पे। कितना? 1624 करोड़ रुपए। ये डाटा सब हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की तरफ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की क्या क्या बात हुई है, कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ 84 समथिंग 86 रुपए कुछ पैसे के आसपास इसमें चल रहे हैं। पेट्रोलियम और गैस प्राधिकरण पे क्या क्या बातें की गई हैं बेटा, इस पर देख लेते हैं। उज्ज्वला स्कीम के थ्रू आपको पता होगा जो गैस है, गैस सिलेंडर है, उज्ज्वला स्कीम के थ्रू हर घर में दिया गया, लगभग 8 करोड़ लोग को दिया गया। यह बजटीय भाषण 2021 और 22 में कहा गया, और अभी 1 करोड़ लोग को और ऐड किया जाएगा। यह बात आप याद रखेंगे, 8 करोड़ लोग को दे दिया गया उज्ज्वला स्कीम के थ्रू, और 1 करोड़ लोग को भी और ऐड किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 100 और जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 100 मतलब कि 100 जिले ऐसे आएंगे आने वाले समय में, उनको डिस्ट्रीब्यूशन गैस के नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद इस बार की जो आपको 5 अगस्त 2019 को विभाजन हुआ है, 2 यूटी बनाया गया है जम्मू कश्मीर को काट के। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, अगर हम ले लें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को तो वहाँ पे 6 जिले हैं, मिला जुला के 28 जिले हो जाते हैं, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड हम गर्व से कहते हैं हमारा है, तो इस वजह से हम मानेंगे 28 जिले हैं। और जो लद्दाख है उसको भी अलग कर दिया गया है, उसमें 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, है ना। ये बातें आपको पता होना चाहिए। और लगभग 31 अक्टूबर को यह पूरे संचालन के तौर पे सब पूरे जग को जाहिर कर दिया गया कि हमारे पास 2 यूटी बन गए। इस समय देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, है ना, तो याद रखेंगे बेटा। तो अगले 3 वर्षों में 100 और जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट हो गया है गैस पाइपलाइन बिछना। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की बात कर लेते हैं। जो बीमा क्षेत्र है मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है या फिर किसकी, उसमें क्या क्या बातें की गई हैं। बीमा क्षेत्र बेटा,
बीमा क्षेत्र में इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो आप याद रखेंगे बीमा क्षेत्र में एफडीआई पहले 49% था, अब बढ़कर 74% हो जाएगा बेटा, याद रखेंगे इतना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा कि इतना बढ़ जाएगा भैया, इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर कराया जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर कराया जाएगा, मतलब कि शेयर को गिराया जाएगा जिससे शेयर बहुत ज़्यादा बेचा जाएगा। शेयर जब ज़्यादा बिचेगा तो एफडीआई ज़्यादा आएगा, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा मजबूत होगा, काफ़ी लोग को रोजगार मिलेगा, एक तरह से कह लीजिए प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें क्या कुछ कहा गया है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए भी कुछ कहा गया भैया। आपको पता है जो हमारे इस समय अगर देखा जाए बेटा, कितने पब्लिक सेक्टर, एक तरह से कह लीजिए पब्लिक, कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कौन बताएगा, चलिए बताइए आप लोग। 12 है ना, याद रखेंगे बेटा, 12 बैंक हैं। जो एनपीए हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा राजा बाबू लोग होते हैं, पैसे ले लेते हैं, जैसे आप विजय माल्या को देख लीजिए और नीरव मोदी को देख लीजिए, ये सब भगोड़ा है ना, देश के भाग्य हैं, भगोड़ा कानून भी लगाया गया इन लोग पे, कल जहाँ पकड़े जाएंगे ना सीधे जेल में जाएंगे ये लोग, ब्रिटेन में जाके छुपे हैं ना, तो निकाल ली जाएगी सारी हेकड़ी जिस दिन मिल गए, है ना। जो एनपीए है बेटा, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, इसको मतलब कि जो जूझ रहे हैं, जो बैंक इससे जूझ रहे हैं, है ना, जो राजा बाबू साहब लोग हैं, पैसे ले लेते हैं अपना और हेकड़ी दिखाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, है ना, पैसे वापस नहीं करते हैं और बवालिया हो जाते हैं वो लोग, मतलब कि दिवालिया हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, बवालिया मतलब दिवालिया हो जाते हैं। तो उस पैसे को उस बैंक के लिए बहुत ज़्यादा एनपीए होने के कारण उस पर बहुत ज़्यादा बोझ हो जाते हैं और वह डरता है कि अब हम किसी को पैसे दें कि न दें, हमारे आगे क्या होगा, हमारे बैंक को क्या होगा, हमारा पापा बैंक जो है ना आरबीआई मारेगा डंडे से और हमारा हालत खराब कर देगा। इसकी वजह से सरकार ने यह इरादा बनाया है 2021 और 20 के बजटी भाषण में, जो बैंक ऐसे हैं उनको 20,000 करोड़ रुपए पर बैंक को दिया जाएगा, याद रखेंगे 20,000 करोड़ रुपए बेटा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वहां पे मतलब उनको दिया जाएगा। इसके बाद आ गया कंपनी का मामला, तो याद रखेंगे लघु कंपनी पूंजी जो होती है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भैया बारीकी मामला, इसको समझना है, बहुत जरूरी है, बस लास्ट है कंपनी का मामला, कंपनी का मामला। इसमें क्या था, पहले क्या था बेटा, जो लघु कंपनी थी, मतलब कि कह लीजिए जो लघु कंपनी थी, छोटी कंपनियां थी, उसका जो कह लीजिए पूंजी रहता था 50 लाख और कारोबार जो रहता था 2 करोड़ का रहता था, तो उसे हम लघु बैंक बोलते थे, सॉरी स्मॉल बैंक बोलते थे, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, जो उनकी पूंजी होगी वो 2 करोड़ रुपए होना चाहिए और जो उनका व्यापार होगा, मतलब कि जो उनका कारोबार होना चाहिए 20 करोड़ होना चाहिए, 20 करोड़ रुपए का होना चाहिए उनकी पूंजी पूरी, मतलब कि कारोबार, और जो उनका पूंजी है 2 करोड़ का होना चाहिए, तब जाके उस पूरे कंपनी को हम क्या कहेंगे, लघु कंपनी कहेंगे, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए विनिवेश में सबसे ज्यादा मतलब कि निजीकरण पर ध्यान दिया गया है, विनिवेश इस बार ज़्यादा बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, बैंक सारे लगभग 4-5 बैंक निजीकरण होंगे, लेकिन यह बात सामने नहीं आई अभी खुल के, लेकिन होगी जरूर। 12 इस तरह के अगर कितने बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हमारे पास, तो बोलेंगे 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं बेटा। आपको पता होगा आईडीबीआई बैंक, इसके बाद 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी, इसको इस बार निजीकरण कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि इसको क्या किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। किसका, आईडीबीआई का तो हो ही चुका है, इसके बाद 2 सार्वजनिक बैंक और कौन सी हैं, यह अभी सामने नहीं आया है, खुलासा नहीं हुआ है। एक सामान्य बीमा कंपनी है, उसका भी विनिवेश किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा, एक तरह से कह लीजिए उसको प्राइवेट संस्था में बेच दिया जाएगा। इसके बाद अभी आपने सुना था एलआईसी जो है, एलआईसी का जो आईपीओ है, मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफर कर दिया गया, मतलब इस तरह के अभी आप सुन रहे होंगे कि लगभग 9% के आसपास में शेयर बेच दिया गया है सरकार के थ्रू। तो ये बात भी इसमें खुल के आया है, इसमें पूरी डिटेल तो नहीं अभी आया है बातें, लेकिन जो आएगा आगे बातें हम देखेंगे। इतनी बातें हैं आपसे बजट से रिलेटेड, और आगे जितनी बातें हैं बेटा, क्योंकि 90 पेज की बजटी भाषण हुआ है, तो याद रखेंगे। देखिए एक चीज और बता देते हैं, सबसे पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछा जाए तो बताएंगे निर्मला सीतारमण। अगर पूछा जाता है वह कौन से या कितने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अपने पद पे, प्राइम मिनिस्टर पे रहते हुए वित्त मतलब कि बजट पेश किए हैं, तो बताएंगे 3। कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, तीनों गांधी परिवार, याद रखेंगे, ठीक है ना। तीनों लोग को मिला हुआ है बेटा भारत रत्न, याद रखेंगे। एक लोग को 1955 मिला हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू को 1955 मिला हुआ है। इसके बाद बेटा हाँ 1955 मिला है, इंदिरा गांधी जी को 1971 मिला है और 1992 में मिला हुआ है, सॉरी 1992 हाँ 1992 में मिला हुआ है राजीव गांधी को, याद रखेंगे, यह भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है ना।
ये बातें आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें थी पूरी, आप अच्छे से देखिए। 1984 में ये सेशन हुआ था इनका, इंदिरा जी गांधी का, और 1991 में सेशन हुआ था, मर्डर हुआ था किसका, राजीव गांधी का। ये बातें आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें रही। पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। ये कह लीजिए कि जो अगर पहली महिला की बात आती है, पहली महिला बजट कौन है जो पेश की थी, तो आपके इंदिरा गांधी जी। ये बातें पूछी जा सकती हैं, लेकिन वो पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी। पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछा जाता है तो निर्मला सीतारमण बताएंगे। ठीक बेटा, धन्यवाद। अगर आपको शेयर करना है तो शेयर करिए, धमाकेदार तरीके से शेयर करिए, पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से। हम करंट के हर एक टॉपिक लाते हैं, आप आइए प्लेलिस्ट में देखिए, धुआंधार तरीके से पढ़ाई करिए। धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने स्टूडेंट्स मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद।